हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्गी का बायोलॉजी के अंदर जो स्टडी करने का ब्रांच बनाया गया है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि द स्टडी ऑफ algae is called फाइकोलॉजी। उसके बाद एल्गी जो है यह फूड चेन का प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है। तो इट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर of food chain। तो एल्गी का सबसे पहला जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग हैबिटेट को देखते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये जो है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्गी जो है पृथ्वी के सभी भागों में पाया जाता है। हर जगह पर पृथ्वी जो है, पृथ्वी के हर जगह पर ही आपको एल्गी का पौधा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसके हैबिटेट के आधार पर पूरे एल्गी प्लांट को जो है सो तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया एक्वेटिक जो वाटर में पाया जाता है, दूसरा हो गया टेरिस्टेरियन जो स्थल भाग पर पाया जाता है, और तीसरा हो गया अनयूजुअल, यानी कि ऐसे जगह पर जहां हम किसी भी पौधे के ग्रो करने की कल्पना नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, अनफेवरेबल कंडीशन होता है, वैसे जगहों पर भी एल्गी ग्रो कर जाता है। तो अगर हम एक्वेटिक की बात करें जो जलीय होते हैं, तो एल्गी जो होता है वह मोस्टली ज्यादातर इसकी जो स्पीशीज होती है वह पानी में ही देखा जाता है, पानी में ही पाया जाता है। तो एक्वेटिक में भी ये दो तरह के हो गए, एक फ्रेश वाटर एल्गी और दूसरा मेराइन वाटर एल्गी। वैसे एल्गी जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर कहने का मतलब है जैसे जो नदी का पानी होता है, रिवर में, तालाब, पॉन्ड में, डिचेज में, लेक में, इन सब जगहों पर जो एल्गी पाया जाता है उसको हम लोग फ्रेश वाटर एल्गी कहते हैं। जैसे कि कारा हो गया, उडोगोनियम हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। उसके बाद दूसरा है मेराइन वाटर एल्गी। मेराइन वाटर एल्गी कहने का मतलब ये हो गया जो समुद्र के जल में पाया जाता है, जो लवण युक्त पानी में पाया जाता है, ऐसे एल्गी को हम लोग मेराइन वाटर एल्गी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका एग्जांपल होगा इक्टोकार्पस सार्गेसम, ये जो है सो मेराइन वाटर एल्गी है। दूसरा है टेरिस्टेरियन, तो जो पृथ्वी के स्थल भाग में पाया जाता है, यानी कि यह पानी में नहीं पाया जाता है, वह पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है। इसका एग्जांपल हो गया यूग्लिना। दूसरा है क्रिप्टोफाइटस। तो क्रिप्टोफाइटस जो है यह मिट्टी के सतह के नीचे ग्रो करता है, या दीवार जहां पर नमी बहुत अधिक हो, मॉइस्ट प्लेस पर, यानी कि दीवार वगैरह पर भी ये ग्रो कर जाता है, पौधे के तने आदि पर भी ग्रो कर जाता है। तो इसको हम लोग जो है क्रिप्टोफाइटस बोलेंगे। इसका हो गया साइटोनीमा। तो इसका तीसरा ग्रुप जो है अनयूजुअल एल्गी, यानी कि हैबिटेट, जिसको हम लोग कहते हैं अनयूजुअल हैबिटेट। इसका मतलब ये हुआ कि यह हैबिटेट जो होता है बिल्कुल असाधारण होता है, या ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ऐसा अनफेवरेबल हैबिटेट होता है जहां पर किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रो करने के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे कंडीशन में भी प्लांट जो है ना, यहाँ पर एल्गी जो है आसानी से ग्रो करते हैं। तो ये जो अनयूजुअल हैबिटेट हैं वह कई तरह के हैं। जैसे सबसे पहले देखिए हेलोफाइटिक। हेलोफाइटिक का मतलब ये हो गया कि जहां पर बहुत अधिक जो है सो सॉल्ट की मात्रा, यानी कि जो लवणीय जल, यानी कि मेराइन वाटर में भी बहुत अधिक मेराइन, बहुत अधिक सॉल्टी वाटर होता है, वहां पर भी बहुत सारे एल्गी की जातियां जो है सो ग्रो कर जाती है। तो वैसे एल्गी को हम लोग हेलोफाइटिक बोलते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल आप देखिए, ये एग्जांपल है इसका स्टेफनोपेट्रा। उसके बाद दूसरा है एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब ये हुआ, एपिफाइटिक का मतलब ये होगा कि कुछ एल्गी का जो स्पीशीज होता है
वह जो है सो जो बड़े एल्गी होते हैं उसके ऊपर में यह ग्रो कर जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया माइक्रोस्पोरा। उसके बाद तीसरा है एपिजोई। एपिजोई यह एक ऐसा जो है ग्रुप है जिसके अंतर्गत जो कुछ जलीय एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं जैसे मछली है, कछुआ है, मोलस्का है, इसके शरीर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। तो वैसे एल्गी को हम लोग एपिजोई कहते हैं। जैसा इसका एग्जांपल हो गया कैरासियम, है ना। ये जो है सो जो जीव होते हैं, एक्वेटिक जीव होते हैं, उसके शरीर के ऊपर ये ग्रो करने वाला एल्गी है। उसके बाद इंडोजोई। इंडोजोई का मतलब हो गया इसी का जस्ट उल्टा। कुछ ऐसे एल्गी के स्पीशीज है जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वह एक्वेटिक एनिमल्स के शरीर के अंदर उसके टिश्यू पे ग्रो कर जाते हैं। वहां पर उसके शरीर के अंदर जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसमें ये पाया जाता है। तो जैसा कि इंडो का मतलब अंदर हो गया, एपी का मतलब बाहर, तो ये जो है सो इंडोजोई कहलाएंगे। इसका हो गया हाइड्राविडिस, इसका एग्जांपल हो गया। उसके बाद कुछ एल्गी की जातियां जो होती है वो पैरासाइटिक होती है। तो ये पैरासाइटिक है, तो ऐसे भी होते हैं कि ये जो है सो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन वगैरह ये सब प्राप्त करते हैं। तो ये जो है सो इसका एग्जांपल हो गया थाइलोसिफॉक्स। उसके बाद कुछ एल्गी की जो जातियां होती है वो सिम्बायोटिक होती है, ये हो गया लाइकेन। उसके बाद क्राइपोफाइटिक। तो क्राइपोफाइटिक जो होता है मतलब कि कुछ ऐसी एल्गी होती है जिनकी स्पीशीज जो होती है वह बर्फ के से जहां ढका हुआ रहता है, मतलब कि ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन जहां पर हमेशा टेम्परेचर माइनस में रहता है और हमेशा बर्फ रहता है, उस बर्फ के नीचे जो है सो ये पौधे आसानी से ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया अल्पाइन। उसके बाद लिथोफाइटिक। लिथोफाइटिक का मतलब हो गया कि जो चट्टान पर, है ना, जो चट्टान के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ऐसे एल्गी को हम लोग लिथोफाइटिक बोलते हैं। और इसका एग्जांपल हो गया साइटोनिमा, है ना, साइटोनिमा। उसके बाद थर्मोफाइट्स। थर्मो यानी कि टेम्परेचर, हीट, जहां पर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, 50 से 60-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वैसे जगहों पर जो हॉट स्प्रिंग वगैरह होते हैं वहां पर भी एल्गी जो है सो ग्रो कर जाता है। इसका एग्जांपल हो गया हेट्रोहर्मोगोनियम। तो अब इसका थैलस स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो जो दूसरा इसका एल्गी का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका जो थैलस होता है एल्गी का, ये इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसमें कुछ थैलस एक सेल का बना होता है यानी कि यूनिसेलुलर होता है, और बहुत सारे थैलस जो होते हैं वह मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो इसको हम लोग जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। एक हो गया यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एल्गी के अंदर 2 ऐसा क्लास है जहां पर जिस क्लास के अंतर्गत यूनिसेलुलर जो है सो एल्गी नहीं आता है। एक है कैरोफाइसी और दूसरा है थियोफाइसी। इस दोनों क्लास को छोड़कर बाकी जितने भी क्लास हैं उन सभी में जो है यूनिसेलुलर एल्गी पाए जाते हैं। तो यूनिसेलुलर को हम लोग जो है एसेलुलर एल्गी भी कहते हैं, और इसमें इसका पूरा जो थैलस होता है वह एक ही सेल का बना हुआ होता है। इसलिए इसके अंदर होने वाली लाइफ को सरवाइव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो भी काम होता है, वह सब एक ही सेल के द्वारा किया जाता है। और इसका एग्जांपल हो गया यूग्लिना। दूसरा जो थैलस स्ट्रक्चर है वह है कॉलोनियल। तो कॉलोनियल का मतलब ये हो गया कि यह एक समूह में रहता है, कॉलोनी के रूप में रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एल्गी के ऐसे स्पीशीज हैं जिसमें जब सेल का डिवीजन होता है तो उससे जो नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जो डॉटर सेल बनता है, उसमें न्यूक्लियोजेनियस मैट्रिक्स जमा होता है, और जिसके कारण क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वह एक जो है ग्रुप यानी कि एक समूह के द्वारा एक कॉलोनी के जैसा जो है सो बन जाता है। और ये इस तरह से एक जो है पूरा थैलस जो है पौधे का एक कॉलोनी की तरह लगने लगता है। तो इसका एग्जांपल हो गया बॉल्वेक्स। उसके बाद तीसरा जो इसका थैलस स्ट्रक्चर है वह है फिलामेंटस। एल्गी की कुछ स्पीशीज जो होती है वह उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो थैलस होता है फिलामेंट लाइक होता है, धागे के जैसा। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स डिवीजन होता है,
और ट्रांसवर्स डिवीजन से जो नए सेल का, डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन होता है वह जो है किसी पार्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ कर एक फिलामेंट को फॉर्म कर लेता है और इस तरह से यह इसका थैलस जो है वह फिलामेंटस हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया ओडोगोनियम। उसके बाद साइफोनियस। तो साइफोनियस जो है इसमें क्या होता है कि इसका जो थैलस का स्ट्रक्चर होता है वह साइफोन यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक नलिकाकार जो है स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल हो गया वोकेरिया बोलो या वाउचेरिया बोलो, है ना। उसके बाद पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा में क्या होता है, इसकी जो थैलस का निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, तो जिस समय जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल के डिवीजन होने पर जो नए सेल यानी कि डॉटर सेल का जो फॉर्मेशन होता है तो वह जो है एक दूसरे से यानी कि पेरेंट सेल से अलग नहीं हो पाता है, जिसके कारण वह लेयर बाय लेयर बनते चला जाता है। तो ऐसे थैलस को हम लोग पैरेन्काइमा थैलस बोलते हैं। तो ये जो है इसका एग्जांपल हो गया सार्गेशम। तो इसका तीसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल स्ट्रक्चर। तो अगर एल्गी में सेल स्ट्रक्चर को देखें तो एल्गी की जितनी भी स्पीशीज हैं उन सभी में अलग अलग तरह के सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो कुछ ऐसे एल्गी के स्पीशीज हैं जिसमें प्रोकैरियोटिक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक यानी कि इसका जो सेल जो है वो बहुत, इसके अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव होता है, बहुत पुराना, है ना। इसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, नहीं पाया जाता है। उसके अलावा इसमें जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं, जो कोशिकांग होता है, जो सेल के अंदर पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, ये सब भी आपको उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें डीएनए में जो हिस्टोन होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन भी इसमें नहीं पाया जाता है। तथा इसमें जो सेल वाल होता है उस सेल वाल में जो है म्यूकोपेप्टाइड भी नहीं पाया जाता है। तो इसमें इस तरह से देखा जाता है कि ये इसका जो न्यूक्लियस होता है वह बहुत ज्यादा प्रिमिटिव होता है, बहुत ज्यादा वेल डेवलप नहीं है, बहुत ही पुराना है ना। और इसलिए इसको जो है सो प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी एल्गी के स्पीशीज है जिसमें जो है सो आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में यह पूरी तरह से डेवलप होता है ना। इसका अंदर जो न्यूक्लियस है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज है वह सारे सेल ऑर्गेनेलिज जो है सो वहां पर मौजूद होते हैं। तो अधिकांशतः जो सेल होता है उसमें आपको यूकैरियोटिक सेल ही देखने मिलेगा, है ना, जिसका न्यूक्लियस पूरी तरह से विकसित होता है, पूरी तरह से डेवलप होता है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और तीसरा है मेसोकैरियोटिक। तो मेसोकैरियोटिक जो होता है इसमें इसका जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सो पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम्स और प्रोटीन इन सब चीज नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का आता है वह है सेल वॉल। तो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो एल्गी होते हैं उसमें सेल वॉल पाया जाता है। यह जो सेल वॉल होता है ये सेलुलोज या म्यूसिलेज, पैक्टिन आदि का ये बना होता है। फिर से एक बार सुनिए, इस एल्गी का जो सेल वॉल होता है वह सेलुलोज, म्यूसिलेज और पैक्टिन का बना होता है। इसमें जो है सो सेलुलोजिक, इसीलिए चूंकि इसमें सेलुलोज पाया जाता है इसलिए इसको सेलुलोजिक भी कहा जाता है। कुछ एल्गी में सेल के चारों तरफ जो है सो सेल वॉल नहीं पाया जाता है, तो वह एक जो है सो एक मेम्ब्रेन के द्वारा एक आवरण से जो है सो वह कवर रहता है, ढका हुआ रहता है, और उस आवरण को हम लोग पेलिकल कहा जाता है उसको। तो नेक्स्ट है फ्लैजेला। तो कुछ बहुत सारे एल्गी की स्पीशीज ऐसी होती हैं, मतलब कि कुछ एल्गी के स्पीशीज को छोड़कर, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड ग्रीन, तो ये जो है सो इसको छोड़कर बाकी जितने भी एल्गी की स्पीशीज हैं, जितना भी उनका क्लास है, उन सभी में जो है सो मोटाइल सेल्स पाए जाते हैं। मोटाइल सेल्स यानी कि वह जो है सो पानी में जो है सो वाटर के अंदर बिल्कुल फ्री फ्लोएड करते रहते हैं। और ये जो है सो जो फ्री फ्लोएड करता है, जो पानी के अंदर मूव करता है, वह किसकी सहायता से मूव करता है? तो फ्लैजेला की सहायता से। तो फ्लैजेला की सहायता से वो पानी के अंदर मूव करते रहते हैं। इसलिए अधिकांश ऐसे एल्गी में जो है सो आपको फ्लैजेला देखने को मिलेंगे। ये फ्लैजेला की संख्या 1 से 4 तक होती है, कुछ में 1 होता है। इसके बाद है पिगमेंट्स। तो अगर पिगमेंट्स की बात करें तो एल्गी के जितने भी क्लास हैं, क्लास में पाए जाने वाले जितने भी एल्गी होते हैं
सारे एल्गी का एक अपना जो है सो रंग होता है, अपना कलर होता है। और इसके कलर होने का कारण ये होता है कि ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जो ऑर्गेनेलिज में पाए जाते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड और उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो इस ऑर्गेनेलिज के अंदर जो पिगमेंट होता है, उसी पिगमेंट के कारण जो है सेल का या उस एल्गी का कलर हो जाता है। तो ये जो कलर होता है, इसी कलर को जो कि उस सेल के अंदर पाया जाता है, उसी को हम लोग जो है प्लास्टिड के नाम से जानते हैं, उसी को प्लास्टिड कहा जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग वर्णक कहते हैं। तो ये जो प्लास्टिड है, जैसे कि आप ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये जो प्लास्टिड होता है, यानी कि ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता, ये रंगहीन कहा जाता है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है, ये तो कलरफुल होता है, प्लास्टिड होता है, ये जो है सो रंगीन होता है। और इसमें का रंगीन होने का कारण ये होता है कि इसमें जो पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर होता है, वह जो है सो उसके कारण से ये कलरफुल दिखाई देता है। उसके बाद क्लोरोफिल, तो इसमें क्लोरोफिल A, B, C, D, E ये आपको देखने को मिलते हैं। अलग अलग स्पीशीज में आपको अलग अलग क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। उसके बाद ज़ैंथोफिल, तो ज़ैंथोफिल जो है, यह भी जो है पिगमेंट है, ये इसमें ल्यूटिन और उसके बाद जो है सो वायलोजेंथिन, नियोजेंथिन, ये सब जो है सो पाया जाता है। और ये लगभग जो है सो 20 प्रकार का जो है सो 20 प्रकार से ज्यादा का जो है सो पिगमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है कैरोटीन्स, तो कैरोटीन्स में आपको जो पिगमेंट अल्फा, बीटा, सी, ई, ये जो है सो कैरोटीन्स के अंदर जो है सो आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण जो है सो एल्गी का रंग जो है सो उसके अनुसार से हो जाता है। और उसके बाद है फाइकोबिलिन्स, तो फाइकोबिलिन्स जो है, यह एक ऐसा प्रोटीन है जो पौधे के फोटोसिंथेटिक टिश्यू में पाया जाता है। तो अब रिप्रोडक्शन की बात करें, एल्गी में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये 3 तरह से होते हैं। एक हो गया वेजिटेटिव, दूसरा हो गया एसेक्सुअल और तीसरा हो गया सेक्सुअल। तो अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो लगभग जितने भी एल्गी होते हैं, सारे एल्गी के अंदर वेजिटेटिव मेथड जो है सो देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधे का कोई भी भाग अगर पौधे से टूटकर अलग हो जाता है तो वह जो है नए पौधे को जनरेट कर लेता है। यानी कि इसमें प्रोटोप्लास्ट में के इसके टूटने से, पौधे के भाग के टूटने से प्रोटोप्लास्ट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है और यह एक नए पौधे को आसानी से निर्माण कर लेता है। जैसा कि इसका एग्जाम्पल है, ये जो है सो क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स, ये सब है। उसके बाद अगर एसेक्सुअल की बात करें तो ये जो मेथड होता है एल्गी के वैसे स्पेसिंग जो मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स के द्वारा होता है। यानी कि मोटाइल और नॉन मोटाइल जो स्पोर्स होते हैं, उस स्पोर्स के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस एल्गी में देखा जाता है। जिसमें क्या होता है कि ये जो इसमें जो प्रोटोप्लास्ट होता है, वह प्रोटोप्लास्ट जो है एक रेजुविनेशन करता है और रेजुविनेशन के द्वारा क्या करता है, एक विशेष प्रकार के नए सेल को बनाता है। और ये जो नया सेल होता है जो कि बिना फर्टिलाइज्ड किए हुए वह नए पौधे को जन्म दे देता है। तो ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, जिसका एग्जांपल हो गया डर्मोकर्पा। और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सो लगभग ये सभी में होते हैं, लेकिन साइनोफाइसी क्लास को छोड़कर बाकी सभी में जो है सो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस देखने को मिलेगा एल्गी में। तो इसमें क्या होता है कि 2 सेल जो फ्यूज होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज कर और नए पौधे को जन्म देते हैं। तो ये हो गया कारा और वर्गेक्स।